हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 बिलियन, जिसका आज हमारा लेक्चर 8 होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे पराशरण दाब, समपराश्रयी बिलियन, अल्प पराश्रयी बिलियन और क्या पढ़ेंगे अति पराश्रयी बिलियन और वान हाफ गुणांक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है पराशरण दाब। पराशरण दाब क्या होता है, देखिए। पराशरण दाब तो पराशरण दाब उसे कहते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई दो बर्तन है, ठीक। और इसमें जो है देखो, एक में हमारा क्या विलयन, एक में हमारा विलायक है, विलायक कह लो, या फिर इसे तनु विलयन कह लो, तनु विलयन कह लो, ठीक। ये विलायक है या फिर तनु विलयन है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये जो है सांद्र विलयन है, इसमें ज़्यादा हमारा विलय की मात्रा ज़्यादा है, सांद्र विलयन है, विलयन, ठीक। और ये क्या हमारा लगा रहता है, ये क्या है हमारा अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली, ठीक। अब देखो, ये जो है हमारा सांद्र विलयन है, देखो ये भी लिक्विड टाइप का होगा, ये हमारा ये भी सांद्र विलयन है। चलो ठीक है, देखते हैं दूसरे जगह बना के, इसे हम किनारे करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये पहला बॉक्स हमारा क्या था, पहला बॉक्स था विलायक था या फिर तनु विलयन था, जी पतला विलयन कह लो, और ये क्या था सांद्र विलयन था। तो देखो ये भी लिक्विड टाइप का ही है और ये भी हमारा लिक्विड टाइप का ही है, और ये अर्धपारगम झिल्ली से ये निकलेगा। तो देखो शुद्ध विलायक है और तनु विलयन, इसे हम लिखेंगे कैसे, शुद्ध विलायक और तनु विलयन का सांद्र के, देखो ये जो है इसके तरफ बहाव इसका रहेगा, मतलब ये इसके तरफ फ्लो करेगा, फ्लो बहेगा, ठीक। जब लिखेंगे कैसे, देखो पराशरण दाब कहते हैं किसे, जब मेरा सांद्र तनु विलयन या फिर हमारा विलायक जो है अधिक सांद्र विलयन की तरफ फ्लो करना चालू कर देता है, मतलब बहना चालू करते अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, वही पराशरण दाब कहलाता है। तो जो दाब इसे, मतलब इस पर जो दाब लगेगा, देखो ये तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है।
अब इस फ्लो को रोकने के लिए ये जो दाब लगेगा मेरा, इस फ्लो को रोकने के लिए ये देखो, ये तो पतला है तो गाढ़ा की तरफ बह कर जाएगा, ठीक है, ये बहकर इसके तरफ जाएगा। तो इस बहाव को रोकने के लिए ये जो हमारा दाब लग रहा है, इस दाब को जब ये रोक देगा वही हमारा पराशर दाब कहलाएगा। तो इसे लिख लेते हैं। पराशर दाब किसे कहेंगे हम? यही मतलब सांद्र विलयन, मतलब तनु विलयन को सांद्र विलयन की तरफ बहन के, मतलब देखो, तनु विलयन के बहाव को सांद्र विलयन की तरफ से रोकने के लिए आवश्यक दाब पराशर दाब कहलाएगा। तो इसे लिख लेते हैं। किसी विलयन का पराशर दाब किसी विलयन, ठीक, किसी विलयन का पराशर दाब उसके बहने देखो, ये जो फ्लो कर रहा है इसी को अगर हम रोक देंगे तो इसके बराबर तो हमें बल लगाना पड़ेगा। तो यही बहने वाले दाब के बराबर होता है। देखो, किसी विलयन का पराशर दाब उसके बहने वाले दाब के बराबर होता है, जिसे विलयन पर यदि हम जिसे सांद्र विलयन पर, जिसे सांद्र विलयन पर आरोपित करने पर, यानी कि लगाने पर या फिर दबाने पर करने पर बहाव क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर हम ये देखो, ये सांद्र विलयन हमारा था, ठीक है, और यही सांद्र विलयन पे हम लोग क्या लगा रहे थे, दाब लगा रहे थे। तो वही दाब लगाने पर ये रुक जाएगा बहाव, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, पराशर दाब कहेंगे। तो आरोपित करने पर बहाव रुक जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पराशर दाब हो गया। देखो, पराशर दाब को हम दो चीज़ से डिनोट करते हैं। इसे पाई से या फिर पी से, दोनों से डिनोट किया जाता है, दोनों से व्यक्त किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। देखो, पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, सांद्रता के, ठीक। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और क्या होता है, और होता है हमारा पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टी के, टेम्परेचर के। ताप बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, पराशर दाब भी बढ़ेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखो, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड मतलब साइड जो है LHS जो है वो इक्वल है दोनों तरफ का। तो यानी कि जब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT हो जाएगा। क्योंकि देखो, फर्स्ट इक्वेशन में भी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के, और सेकेंड इक्वेशन में भी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT,
अब देखो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर आर कांस्टेंट आएगा और ये हम सी इधर लिख लेते हैं, टी इधर लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पराशर दब का फार्मूला, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ देखो सी क्या है, जहाँ सी इज इक्वल टू सांद्रता है, ठीक। सांद्रता को क्या लिखते हैं हम, एन अपान वी, मतलब मोलों की संख्या अपान वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इसे और क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि n इज इक्वल टू होता है छोटा w अपान m, ठीक है। छोटा w अपान m होता है, यानी कि मतलब भार बट्टे मोलर अणु भार, ठीक है, मोलर मास। तो अब इसे इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू, सबसे पहले तो होगा सी के जगह हम क्या रखेंगे, एन अपान वी रखेंगे, तो एन अपान वी रख दिया और आर टी तो ऐसे ही चलता रहेगा। या फिर और देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। अगर देखो इस v को इधर भेजे तो इधर डिवाइड है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई v इज इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा, ठीक, एन आर टी, ये भी इसका फार्मूला एक हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, देखो हमने शुरू में पढ़ा था कि इसे p या फिर पाई से व्यक्त करते हैं, तो पाई की जगह p भी तो रख सकते हैं, तो p और v हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो और क्या लिख सकते हैं, अब n को तोड़ दो, n बराबर क्या होता है, w अपान m होता है, तो पाई v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, w अपान m, और ये आर टी तो चलता रहेगा। और फिर इधर ये क्या है, v मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हम v को हटाकर और यहाँ पर हम बुला लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा v इंटू वी, किस में, लीटर में, और लीटर से हटेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी हमारा एक फार्मूला होता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे अब हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, W क्या है, W हमारा क्या है, विलेय का भार है, ठीक, विलेय का भार है, ठीक। R क्या है, R क्या है, कांस्टेंट है, जिसका मान होता है, गैस कांस्टेंट है जिसका मान होता है 8, R की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर मोल होती है, ठीक। और उसके बाद हम देखेंगे कि T क्या है, T जो है टेम्परेचर, तापमान है, इसको टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, ठीक। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे देखो C क्या है, C क्या है, सांद्रता है, और बाकी देखो अब इसमें क्या छूट रहा है, V क्या है, आयतन है, वॉल्यूम, और बाकी सब तो हो गया। ये क्या है, परासरण दाब, अब देखो हमारा अगला टॉपिक आता है समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं, समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं। तो देखो समपराश्रयी से मालूम हो रहा है कि समान परासरण दाब, समपराश्रयी, देखो समपराश्रयी गलती लिखा गया है, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, चलो इसे डिलीट करें,
समपरासरी, ठीक, समपरासरी हो गया बिलियन। अब इसे लिख लेते हैं, वे बिलियन जिनका परासर दब क्या हो, समान हो, वह बिलियन जिसका परासरण दाब परासरण दाब क्या हो, समान हो, क्या कहलाएंगे, समपराश्रित बिलियन कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। देखो, माना कि हमारे पास एक ए बिलियन है और एक बी बिलियन है, तो ए बिलियन और ये है हमारे पास बी बिलियन। ठीक है, अब इसका देखो परासरण दाब क्या हो जाएगा। परासरण दाब क्या होता है, पाई भी इज इक्वल टू एन आर टी, हमने पढ़ा है अभी एन आर टी, हमारा क्या हो जाएगा, पाई v इज इक्वल टू एन आर टी। लेकिन देखो इसका भी तो हम लिख सकते हैं पाई v इज इक्वल टू एन आर टी, या तो इसके साथ देखो, अब इन दोनों को डिफरेंस कैसे दिखाओगे, इसको मान लो पाई वन v1 n1, और r का मान तो बदलेगा नहीं, r कांस्टेंट है, और टेम्परेचर क्योंकि समपरासरी है तो समान दाब लगेगा, तो समान दाब समान समय पे लगेगा, तो T भी हमारा मतलब होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम R और T की मान को नहीं बदलेंगे, लेकिन पहली बार में बदल देते हैं R1 T1, और ये देखो पाई 2 V2 N2, इसमें 2 सारे में लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो हम क्या लिखेंगे, चूँकि देखो इसका निकालेंगे पाई 1 इज इक्वल टू पाई 1, और V1 को उधर भेज देंगे। ठीक, V1 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, N1 R1 T1 हो जाएगा अपान V1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लो। अब ये देखो पाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 R2 और T2 अपान V2 हो जाएगा, इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक, अब देखो हम क्या लिखेंगे, चूँकि देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, चूँकि समपरासरी बिलियन है तो समान दाब होगा और समान समय पे लगा होगा, तो T1 इज इक्वल टू T2, समपरासरी बिलियन है, समपरासरी बिलियन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, के लिए हमारा T1 जो होगा वो इक्वल होगा T2 के, और क्योंकि गैस कांस्टेंट है यानी कि गैस नियतांक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, R1 जो होगा इक्वल होगा R2 के, इसका मान कभी चेंज होगा नहीं, 8.314 R1 का भी वैल्यू है और 8.314 R2 का भी वैल्यू है, तो वो कभी चेंज होगा नहीं। तो अब इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, हमारा पाई 1 कितना आ जाएगा, पाई 1 इज इक्वल टू N1 RT अपान V1 इज, और क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड वाला क्या आएगा, सेकेंड वाले के लिए हमें पहले, ठीक, अब देखो सेकेंड वाला क्या आ जाएगा, पाई 2 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा,
N2 आर टी अपान V2 आ जाएगा। अब देखो हमने क्या कहा, और देखो क्या हो जाएगा, चूँकि समपराश्री विलयन है तो परासरण दाब भी तो समान होगा। समपराश्री विलयन है तो क्या हो जाएगा, परासरण दाब को पाई से डिनोट करते हैं, तो पाई 1 भी तो पाई 2 के बराबर होगा, क्योंकि डिफिनेशन क्या कह रहा है, डिफिनेशन क्या कह रहा है, वह विलयन जिसका परासरण दाब समान हो। तो वही बात हुआ, परासरण दाब समान है तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 है। तो देखो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यानी कि ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा N1 आर टी अपान V1 इक्वल हो जाएगा N2 आर टी अपान V2 के। अब देखो जो इक्वल दिख रहा है उसे हम काट लेंगे। देखो आर से कटा, टी से कटा, जो बचा है उसे हम लिख लेते हैं N1 अपान V1 इज इक्वल टू N2 अपान V2 बचा है। ठीक, अब देखो हम इसे क्या करेंगे, हम जानते हैं कि N इज इक्वल टू होता है, मतलब क्या होता है, वेट विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार। ठीक है, अणु भार को M से डिनोट करते हैं। अब इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो W1 अपान M1 और V1 इक्वल टू हो जाएगा W2 अपान M2 इंटू V2, और ये है हमारा फार्मूला किसका, ये हमारा फार्मूला परासरण समपराश्री विलयन का। W1 अपान M1 इंटू V1 इज इक्वल टू W2 अपान M2 इंटू V2। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अल्पपराश्री विलयन। अल्प पराश्री व अति पराश्री विलयन। अति पराश्री विलयन। अब देखो क्या होगा, हमारे पास 2 विलयन है। ठीक है, ये 2 विलयन है। अब देखो इसमें जिसका परासरण दाब कम होगा वो हमारा क्या कहलाएगी, अल्पपराश्री विलयन कहलाएगी, और जिसका अधिक होगा परासरण दाब वो अति पराश्री विलयन कहलाएगी। बस यही हमें लिख देना है। तो हम जो बोले हैं वही लिख देते हैं। हम क्या बोले हैं, हम बोले हैं 2 विलयन ले लो, 2 विलयन में से जिसका जो है परासरण दाब, जिसका परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा, वो क्या कहलाएगा, अति परा। पहले कम लिख लेते हैं क्योंकि अल्पपराश्री हमने पहले लिखा है। तो जिसका परासरण दाब क्या हो जाएगा, कम होगा। क्या हो, कम होगा, उसे क्या कहते हैं, अल्पपराश्री विलयन तथा जिसका परासरण दाब अधिक होगा उसे
अति पराश्री बोलेंगे। और उसे अति पराश्री बिलियन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा टॉपिक अगला वन हाफ गुणांक, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। देखो वन हाफ गुणांक क्या होता है। इसे हम आई से डिनोट करते हैं, वन हाफ गुणांक। पहले इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद हमें ये अधिक समझ आएगा। क्या लिखते हैं, देखो किसी अणु संख्या गुणधर्म का फॉर्मूला है ये, किसी अणु संख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान अपान उसी अणु संख्या का गुणधर्म का सामान्य मान। क्या हो जाएगा मेरे पास, सामान्य मान। क्या कहलाता है, वन हाफ गुणांक को आई से डिनोट करते हैं। ठीक, तो बस यही फॉर्मूले में लिख दो कि किसी अणु संख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान और उसका सामान्य मान के अनुपात को क्या कहते हैं, वन हाफ गुणांक कहते हैं। तो लिख देते हैं किसी अणु संख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान और सामान्य मान के अनुपात को क्या कहते हैं, वन हाफ गुणांक कहते हैं। वन हाफ गुणांक कहते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि न्यूमेरिकल करने में आसान रहता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, संगुणन कह लो या फिर वियोजन कह लो। वियोजन के बाद कण यानी अणुओं की संख्या अपान संगुणन के पहले, संगुणन लिखो या फिर वियोजन लिखो। ठीक, के पहले कण कह लो या फिर अणुओं की संख्या। ये तो दोनों फॉर्मूला हो गया इसका। अब बात करते हैं इसे डिराइव कैसे करें। देखो आई क्या होता है, आई होता है सैद्धांतिक अणुभार अपन प्रेक्षित अणुभार। आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास,
सैद्धांतिक अणुभार अपान प्रेक्षित अणुभार। मतलब एक अणुभार को हम फार्मूले से निकालेंगे, जहाँ से हमारा मोलरता वाला फार्मूला या फिर मोलरता वाला फार्मूला आता है, और एक अणुभार हम उसमें से निकालेंगे, क्या नाम है, अगर हमें विलेय दिया हो तो उसके जैसे हमने सीखा है मोलर मास कैसे निकालते हैं उसके द्वारा निकालेंगे। तो वो हमारा दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं, 1/2 गुणांक कहते हैं। अब आगे देखते हैं, एक और हमारा टॉपिक आता है असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। असामान्य द्रव्यमान किसे कहते हैं। देखो वह मोलर द्रव्यमान जो सामान्य से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, उसे हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। वह मोलर द्रव्यमान जो सामान्य द्रव्यमान से अधिक या कम हो सकता है, क्या कहलाएगा, असामान्य रहेगा। मतलब वो उसका कोई सामान्य फिक्स नहीं है, वो कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है। असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो मान लो हमने लिया 2 इंटू क्या हमने एसिटिक एसिड लिया। अब एसिटिक एसिड से ये क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा। हमने 2 मॉलिक्यूल लिया था उसका, और इसका ये ट्वाइस हो गया, CH3COOH हो गया। COOH का होल ट्वाइस हो गया। इसका इधर द्रव्यमान कुछ और रहेगा, इधर कुछ और हो जाएगा। अब हम लेते हैं पॉलीएथिलीन का एग्जाम्पल। मान लो हमारे पास N मॉलिक्यूल हैं एथीन का, एक डबल बॉन्ड CH2। अब देखो क्या होगा, ये जो है पहला वाला डबल बॉन्ड जो है मेरा, ये टूटकर ये जो होगा टूटकर इधर आ जाएगा, आधा आधा इधर आ जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा CH2, और बीच में कितना बचा, एक ही बॉन्ड बचा और CH2, और ये आधा इधर आ गया। तो इसे हम क्या, और N मेरा इधर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पॉली। ऐसे बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, कभी ये बॉन्ड कभी ख़त्म नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, पॉली बहुलकीकरण। और ये क्या हो जाएगा, थीन हो जाएगा, पॉलीथीन, पॉलीएथाइलीन भी कहते हैं इसे। तो ये हमारा पॉलीथीन का एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब क्या है, असामान्य मोलर द्रव्यमान के एग्जाम्पल हैं। अब देखो हम यहाँ से संगुणन की मात्रा कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, संगुणन संगुणन की मात्रा
अब देखो हमने माना हमारे पास क्या है, हमारे पास n मौलिक, ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसका मतलब n संख्या में एक प्रोडक्ट है। कुछ देर बाद इसका क्या हो जा रहा है, n ट्वाइस मतलब n बार ये हो जा रहा है। तो पहले हमारे पास क्या क्या था, एक प्रोडक्ट था जब हमारा क्या था, समय जीरो था, जब हमारा समय जीरो था। अब ये एक में से कुछ घट जा रहा है, यानी कि अल्फ़ा मान लिए हमने, ये कम हो जा रहा है कितने बार में, n मोल से। ये जो हमारा n है ये इसके मतलब जब कुछ समय बाद देख रहे हैं तो ये अल्फ़ा अपन n हो जा रहा है, क्योंकि एक में से अल्फ़ा जो है हमारा प्रोडक्ट मतलब हमारे पास पहले ये था, अभी इससे कोई प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट बन गया अल्फ़ा उसमें से निकल गया, तो अल्फ़ा अपन n हो जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे फार्मूला क्या होता है, संगुणन। I का फार्मूला क्या होता है, संगुणन के पहले अणुओं की संख्या, संगुणन के बाद अणुओं की संख्या अपन संगुणन के पहले अणुओं की संख्या। तो संगुणन के बाद पहले हम अणुओं की संख्या को ज्ञात कर रहे हैं। अब देखो ये जो था हमारा संगुणन के पहले है, और ये है हमारा संगुणन के बाद अणुओं की संख्या। तो हम इसे निकालेंगे, संगुणन के बाद अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, संगुणन के बाद अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी हमारा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बट्टे n। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया हमारा। अब इसके बाद I का फार्मूला क्या होता, संगुणन के बाद अणुओं की संख्या, तो इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अपन संगुणन के पहले अणुओं की संख्या, संगुणन के पहले अणुओं की संख्या, ठीक। अब हम इसे अणुओं को हम कण भी कह सकते हैं, तो हमने फार्मूला में कण लिखवाया, उससे कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक। तो देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, देखो संगुणन के बाद अणुओं की संख्या कितना है, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बट्टे n, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बट्टे n अपान संगुणन के पहले कितना था, बाद का तो इतना है, पहले कितना था 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपान n हो जाएगा। तो अब इसे हम थोड़ा और देखो, किसी भी चीज़ के किसी भी नंबर को ले लो, उसे 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही नंबर हमारा आ जाता है। जैसे देखो 5 बट्टे 1 का मतलब क्या हुआ, 5 हुआ, तो देखो इतना बट्टे 1 क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, ठीक। तो इसे हम लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बट्टे n हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या, ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो I माइनस अल्फ़ा अपान n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखो इधर क्या है, I के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस छिपा है,
अब आई को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये अल्फ़ा इधर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो देखो अल्फ़ा प्लस में हो गया, अल्फ़ा और माइनस ये वाला माइनस अल्फ़ा बट्टे एन है इज इक्वल टू, अब ये पहले से इधर 1 है, अब ये आई इस बगल आएगा, मतलब इस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो अल्फ़ा 2 बार दिख रहा है, एक बार 2 बार, तो अल्फ़ा कामन ले लेंगे। तो अल्फ़ा को अगर हम कामन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस 1 बट्टे एन बचा, ठीक। और इधर कितना बचा, 1 माइनस आई बचा है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, अब उधर ये क्या है, अल्फ़ा के बीच और इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन छिपा है, तो ये मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आई अपान 1 माइनस 1 प्लस 1 अपान एन हो जाएगा, ठीक। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस आई अपान, देखो इसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये देखो ये क्या है, एन डिवाइड में है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 अपान होल, मतलब दोनों के बट्टे में एन आ जाएगा, ठीक। इसके बाद से देखो उसके बाद देखो ये वाला जो एन है हमारा ऊपर आ जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एन इंटू 1 माइनस आई अपान में एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। और यही हमारा संगुणन की मात्रा है। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 माइनस आई बट्टे एन माइनस 1, ये हमारा संगुणन की मात्रा है। अब उसके बाद एक टॉपिक और है वियोजन की मात्रा, इसे देख लेते हैं। वियोजन की मात्रा, देखो हमारे पास शुरू में क्या है, ये प्रोडक्ट ये मॉलिक्यूल है जिसे प्रोडक्ट में बदलते समय ये बी हो गया, एन बी हो गया। शुरू में क्या था, ये 1 था, जब क्या हमारा पास टाइम क्या था, 0 था, और ये जब इसका प्रोडक्ट बनना चालू हुआ तो इसमें से कुछ घट गया, माना अल्फ़ा घट गया, और ये उस समय लिया एन अल्फ़ा इंटू एन। अब देखो वियोजन की मात्रा हमें निकालना है, तो वियोजन के बाद अणुओं की संख्या हम देख लेते हैं। वियोजन के बाद अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, हमारे पास इन दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक। तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू वियोजन के बाद अणुओं की संख्या अपन वियोजन से पहले अणुओं की संख्या, तो यही हम लिख लेते हैं। यहाँ पर बस केवल पहले लगा देते हैं, वियोजन के पहले अणुओं की संख्या।
पहले अणुओं की संख्या। ठीक, तो देखो हमारे पास वियोजन के बाद कितना आ रही है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। ठीक, अपान में कितना है, शुरू में कितना है 1 प्लस 0 कितना आएगा 1 आएगा। अब किसी भी चीज़ को 1 से भाग देंगे तो वही आएगा संख्या। तो हमारे पास i इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो क्या नाम है, अल्फ़ा जो है माइनस में है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसे ऐसे ही करके देखते हैं, और i हमारा प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखो हमारा एक अल्फ़ा इधर आया जो कि माइनस में था, प्लस हो गया। अब ये वाला अल्फ़ा इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, n अल्फ़ा हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस आई के। अब इन दोनों में अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं। अल्फ़ा अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस एन इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस आई हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आई हो गया। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस आई, अब बट्टे में कितना आएगा 1 माइनस एन आ जाएगा। यही हमारा किसका मात्रा है, वियोजन की मात्रा है। तो यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी बचा इसका न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल इसके आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।